वेलकम बैक टू द फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। आज हम समझने वाले हैं कि यूज इफेक्ट के अंदर अगर मैं विदाउट डिपेंडेंसी अरे काम करूं तो कैसे आपकी एप्लीकेशन को वो यूज इफेक्ट ब्रेक कर सकता है, कैसे मल्टीपल रीरेंडरिंग चला के आपकी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो सकती है। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं कि कैसे काम करती है। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको यूज इफेक्ट पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, वहाँ पे यूज इफेक्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आपको यूज इफेक्ट समझाने के लिए नहीं बैठा, मैं ये बताने वाला हूँ कि यूज इफेक्ट विदाउट डिपेंडेंसी अरे कैसे आपकी एप्लीकेशन ब्रेक कर सकता है। वो मेन चीजें हमें समझनी है। यूज इफेक्ट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा यूज इफेक्ट, इस वीडियो को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा है कि बटन बनाया। इस बटन के ऑन क्लिक पे मैंने क्या कर रहा हूँ, सेट शो कंपोनेंट को टॉगल कर रहा हूँ। ठीक है, टॉगल करने पे होता क्या है कि अगर शो कंपोनेंट 1 ट्रू है तो कंपोनेंट 1 दिखेगा, अगर शो कंपोनेंट 1 फॉल्स है तो कंपोनेंट 1 नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि बटन के क्लिक करने पे कंपोनेंट 1 रेंडर और नॉन रेंडर दोनों चीज हो जाती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, शो कंपोनेंट 1 पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ कंपोनेंट 1 रेंडर होता है, नहीं होता, मतलब इट जस्ट टॉगलिंग द रेंडरिंग प्रोसेस ऑफ कंपोनेंट 1। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि कंपोनेंट 1 का अगर मैं दिखाऊं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाया मैंने कॉल पोस्ट का, जो एक एपीआई कॉल कर रहा है और एपीआई से डेटा लेके आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पर यूज इफेक्ट की बात की जाए तो यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पर मैंने इस कॉल पोस्ट को यहाँ पर डाल दिया है। तो अल्टीमेटली ये जो कॉल पोस्ट है ये यूज इफेक्ट के अंदर जाके कॉल हो रही है। अब होता ये है कि जब भी कोई एपीआई कॉल या फिर कोई भी साइड इफेक्ट यूज इफेक्ट के अंदर ऐड किया जाता है तो वो रेंडरिंग होने के बाद चलता है। मतलब कि देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, मैंने इस कंपोनेंट 1 को स्क्रीन पर रेंडर करा। जब ये कंपोनेंट 1 स्क्रीन पर रेंडर हो जाएगा उसके बाद यूज इफेक्ट के अंदर जो भी फंक्शंस होंगे वो चलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक साइड इफेक्ट की तरह कॉल किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस एपीआई कॉल को पहले चला देता हूं तो ऑब्वियसली यू नो कि ये एपीआई कॉल क्या करेगी, आपकी रेंडरिंग प्रोसेस को हैम्पर कर सकती है। क्योंकि अगर रेंडरिंग प्रोसेस में अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर टाइम लगेगा तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो हो सकती है। तो वो चीज़ स्लो ना हो, रेंडरिंग प्रोसेस हैम्पर ना हो, स्टेट इनिशियलाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है यूज़ इफेक्ट। और यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कॉल पोस्ट को अंदर डाल दिया। इतना आपको पता होगा। अब इसकी आगे की चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब एपीआई कॉल डाल दी फेच के अंदर, ठीक है, ओके, नो वरीज, और मैंने इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर डाल दिया, तो हो ये रहा है। जब ये रेंडर होगा कंपोनेंट 1, तब ये इस कॉल पोस्ट को कॉल करेगा। देखो, अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कंपोनेंट 1 अगर मैं इसकी बात करता हूँ जो app.js के अंदर है, तो यहाँ पर कंपोनेंट 1 री रेंडर नहीं हो रहा, वो री इनिशियलाइज हो रहा है। री इनिशियलाइज का मतलब कि वो स्क्रीन से उसको हटा देते हैं, स्क्रीन से हटा के दोबारा से कंपोनेंट 1 को लगाते हैं। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट से समझोगे तो यूज इफेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ये दूसरी चीज हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जब कंपोनेंट 1 स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिखने के बाद जब वो री रेंडर होता है, री रेंडर कैसे हो सकता है? देखो, री रेंडर होने के लिए यहाँ पर एक सिंपल स्टेट रखता हूँ मैं। ठीक है, एक काउंट की स्टेट रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, काउंट बनाया, काउंट की स्टेट बना देता है फटाफट, 0 डाला। और मैंने यहाँ पे क्या करा, इस काउंट को मैं इस बटन के क्लिक पे चेंज करने वाला हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक 0 वैल्यू है। तो जब एक बटन, ये सबको पता ही होगा ये क्या-क्या हो रहे हैं फिर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करा क्या, अपडेट काउंट पे जब क्लिक होगा तो ये सेट काउंट को काउंट प्लस 1 कर देगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। और यहाँ पे स्टेट अपडेट होगी। और एंड यू नो दैट जब भी एक स्टेट अपडेट होती है तो आपके कंपोनेंट री रेंडर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे अपडेट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा, देखो, कंपोनेंट 1 रेंडरिंग स्टार्टेड, कंपोनेंट 1 रेंडरिंग एंड पोस्ट कॉलिंग फिर से हुई। ये आपको जो कंसोल्स दिख रही है ये कंपोनेंट 1 के ही कंसोल है। देखो, कंपोनेंट 1 जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंपोनेंट 1 रेंडरिंग स्टार्टेड। ठीक है, और जब यूआई रेंडर हो रहा है तो मैंने, जब यूआई रेंडर होना शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पे भी कंसोल लगा लगा दिया कंपोनेंट 1 रेंडरिंग। और जब ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब जो एपीआई कॉल हो रही है एक्चुअल में, मैंने वहाँ पे भी लगा दिया पोस्ट कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप आउटपुट का वो देखो, आउटपुट कैसे दिख रहा है। देखो, सबसे पहले मैंने कंपोनेंट 1 को स्क्रीन पर रेंडर करा, स्क्रीन पर रेंडर हो गया। स्क्रीन पर रेंडर होने के बाद मैं उसको जब स्टेट अपडेट करूंगा तो होगा ये, तो आपकी स्टेट अपडेट होंगी, काउंट प्लस होंगे, तो काउंट स्टेट अपडेट हो रही है। ठीक, काउंट प्लस होने पे, स्टेट अपडेट होने पे कंपोनेंट 1 की रेंडरिंग स्टार्ट हो गई। फिर कंपोनेंट 1 रेंडर हुआ और पोस्ट कॉलिंग हुई। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब जब री रेंडर हो रहा है तब तब ये यूज इफेक्ट इस एपीआई कॉल को कर रहा है। ये क्यों कर पा रहा है? ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इस यूज इफेक्ट के अंदर मैंने कॉल पोस्ट के अंदर डाल दिया और कॉल पोस्ट के अंदर मैंने कोई डिपेंडेंसी अरे नहीं दिया। जब एक मैं डिपेंडेंसी अरे दे देता हूं तो अब होगा क्या, यहाँ पे एक सिंपल सा चेंज ये होगा कि अब ये यूज इफेक्ट कॉल पोस्ट को फर्स्ट टाइम रेंडर करेगा जब कंपोनेंट 1 स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
मैंने शो करा और फर्स्ट टाइम कंपोनेंट 1 स्क्रीन पर आया, मैंने रिफ्रेश कर दिया पूरे पेज को, कंपोनेंट 1 स्क्रीन पर आया। स्क्रीन पर जैसे ही आया, यहाँ पर आपको दिखेगा कि पोस्ट कॉल हुई, हो गई जी। अब मैं यहाँ पर अपडेट काउंट करता हूँ, तो अब देखिएगा आपको, क्या आपको दिख रहा है अब? क्या आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का पोस्ट कॉलिंग नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि मैंने एक डिपेंडेंसी अरे डाल दिया और वो भी ब्लैंक डाल दिया है। ब्लैंक डालने से फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको फर्स्ट टाइम कॉल करनी है, अब इसका मैं रियलिटी बताता हूँ, इसका रियल यूज़ केस क्या हो सकता है? जैसे कि कार्ट पेज, आप यूज़र जैसे ही कार्ट पेज पे री-रेंडर होगा या फिर रिफ्लेक्ट किया जाएगा उसको यूज़र को, कार्ट पेज के अंदर, तो आपको फर्स्ट टाइम एक एपीआई कॉल करनी है जिससे आप सारे कार्ट आइटम्स को निकाल के लाओगे। तो उस एपीआई कॉल को कुछ आप इस तरीके से लिखोगे और उसको यूज़ फैक्ट के अंदर रखोगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड में होनी चाहिए एपीआई कॉल, राइट? इसलिए आप उसको यूज़र फैक्ट के अंदर लिखोगे और साथ में ब्लैंक डिपेंडेंसी आ रही है ताकि वो सिर्फ एक बार कॉल हो, ओके? उसके लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बना रखी है, तो यहाँ पे एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं, था साथ-साथ में कोड भी करेंगे, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ एन यूज़ इफेक्ट, यूज़ केस ऑफ यूज़ इफेक्ट, आप समझते हो कि एक यूज़ इफेक्ट क्या, यूज़ केस क्या है? एपीआई कॉल्स हो गया, ब्राउज़र इवेंट्स हो गया, ये सब, ठीक है? ये सब यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल किए जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने एक ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करा, अब ऐड टू कार्ट पे होना चाहिए क्या? कि कोई भी एक प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड होना चाहिए। क्या आप उसे यूज़ इफेक्ट के अंदर डालोगे या फिर एक इवेंट एपीआई कॉल बोलोगे? देखो, वो बनेगी एक इवेंट एपीआई कॉल। रीज़न बीइंग, क्योंकि वो एक यूज़र के ऑन क्लिक पे एपीआई कॉल करनी है आपको डायरेक्ट। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बैकग्राउंड में चलानी है उसमें ना। जस्ट जैसे ही यूज़र ने क्लिक करा, वैसे ही एक एपीआई कॉल हो जानी चाहिए। तो हम उसे यूज़ इफेक्ट के अंदर नहीं ऐड करेंगे। बट कोई कार्ट पेज लोड हो रही है, कोई स्क्रीन पे कुछ और लोड करना है यूज़र के क्लिक पे, या फिर आप जैसे कुछ सर्च करा आपने। सर्च करने पे जैसे होता है ना, कहीं पे जैसे ई-कॉमर्स के अंदर आपने कुछ सर्च करा, जब जैसे ही सर्च टर्म चेंज होगा इनपुट बॉक्स के अंदर, आपको तब कॉल करनी है, तो आप उसे क्या करोगे? यूज़ इफेक्ट के अंदर डालोगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ओके। तो वो कुछ हमारे यूज़ केसेस होते हैं यूज़ इफेक्ट के, अगर आपको समझने हैं तो मैं इसके ऊपर एक मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं यूज़ इफेक्ट के अंदर, आप जाके देख सकते हो। नहीं तो आप सिंपल रिसर्च करोगे चैट जीपीटी पे, तो आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज़ द यूज़ केसेस ऑफ यूज़ इफेक्ट, ओके। अब यूज़ केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको हर जगह पे ये देखने को मिलेगा कि यूज़ इफेक्ट्स का यूज़ होता है साइड इफेक्ट बनाने के लिए। तो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? मैंने आपको समझा दिया, जैसे कोई एपीआई कॉल हो गई, ब्राउज़र इवेंट हो गई, वो सब साइड इफेक्ट्स माने जाते हैं। तो आप रेंडरिंग प्रोसेस के बीच में नहीं लगाना चाहते, बट आफ्टर द रेंडरिंग प्रोसेस करना चाहते हो, दैट इज़ नोन एज़ अ साइड इफेक्ट, ठीक है? और साइड इफेक्ट के अंदर मोस्टली वही चीज़ें रखते हैं जो हमारे रिएक्ट टाइप से बाहर की चीज़ें हैं। ओके, अब हम फर्स्ट थिंग समझते हैं कि देखो, एपीआई कॉल ऑन कंपोनेंट माउंट, हम देखो मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं कि हमने कोई एपीआई कॉल करी जो हमारा कंपोनेंट माउंट होगा, स्क्रीन पर माउंट हुआ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट 1 को स्क्रीन पर दिखाया, वैसे ही एक एपीआई कॉल हो गई। तो वो इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर होगा क्या, इफेक्ट रन्स आफ्टर एवरी रेंडर। अब ये आपने देखा था कि यहाँ पर जो इफेक्ट था वो आपके हर एक रेंडर पे चल रहा था। दैट यूजर्स ट्रिगर्स री-रेंडर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगर मैंने कोई एक यहाँ पे कोई स्टेट अपडेट करा, तो यहाँ पे जब जैसे ही री-रेंडरिंग होती है, तो अगेन ये कॉल पोस्ट को कॉल कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या फिक्सेस करे, हमने यहाँ पे सिंपल फिक्स करा कि हमने एक ब्लैंक डिपेंडेंसी लगा दिया। नाउ होगा क्या, साइड इफेक्ट दैट शुड रन वंस, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस साइड इफेक्ट को एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे के अंदर डाल सकते हैं, ओके। इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन प्रॉप्स और स्टेट, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आई सपोज कि कंपोनेंट 1, लेट्स सपोज कि मेरे को एक स्पेसिफिक पोस्ट कॉल करनी है, ओके। और मैंने यहाँ पर एक बटन रखा, फेच पोस्ट, जिससे होगा ये कि हमें कोई स्पेसिफिक अगर कोई फेच करनी है पोस्ट, ठीक है? तो मैं थोड़ा एपीआई समझा देता हूँ कि एपीआई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेट्स सपोज मेरे को कोई एक आईडी के साथ कॉल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे को जिसकी आईडी 1 है मुझे इसको कॉल करना है, ठीक है? ऐसा कुछ। फिर यहाँ पर जिसकी आईडी 7 है मुझे उसको कॉल करना है, तो मुझे उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, अपने मैंने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल दिया और वहाँ पर यूज़र आईडी ऐड करेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स सपोज 2। अब जो भी ये इनपुट आएगा यूज़र का, मुझे उस पे जैसे ही फेच पोस्ट पे क्लिक होगा, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? एक वैल्यू जाएगी कहाँ पर? कंपोनेंट 1 के अंदर, कंपोनेंट 1 उसे फेच करके लाएगा, ठीक है? और स्क्रीन पर दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो कैसे करेंगे देखो, अब जो भी ये वैल्यू आ रही है app.js की, हम उसको पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। पोस्ट आईडी, सेट पोस्ट आईडी इक्वल्स टू यूज़ स्टेट और ब्लैंक में ब्लैंक रखेंगे, ठीक है? तो जब भी यूज़र इनपुट देगा तो हम उसको ऑन चेंज पे ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे हम अपना पोस्ट आईडी यहाँ पे ल लगा रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है?
तो अब यूज़र ने जैसी जो भी पोस्ट डाली, आप उस स्पेसिफिक पोस्ट को आप कंपोनेंट 1 को भेजना चाहते हो, राइट? मतलब वो आईडी भेजना चाहते हो कंपोनेंट 1 को। ओके। तो अब देखो यस यहाँ पर हुआ क्या, जैसे यूज़र ने जो भी पोस्ट आईडी डाली, वो पोस्ट आईडी डायरेक्टली कहाँ जाएगी कंपोनेंट 1 के अंदर, क्योंकि कंपोनेंट 1 के अंदर एक प्रॉप आ गया। अब क्या करना चाहते हो? कुछ ऐसी एक एपीआई कॉल होगी जिसमें आप स्पेसिफिक पोस्ट आईडी पास करोगे, ठीक है? जैसे कि मैंने स्लैश पोस्ट के बाद अगर आप एपीआई डेफिनेशंस यहाँ पर देखोगे, जाके पढ़ोगे, तो एपीआई के बाद अगर आप स्पेसिफिक टू लिखते हो तो सेकंड पोस्ट निकल के आती है। वही कॉल मुझे यहाँ पर करनी है, मुझे भी अपनी पोस्ट के साथ जो भी पोस्ट आईडी आ रही है, मुझे वो मैच करानी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये वाले साइन लगाऊँगा, ठीक है? और कर्ली ब्रेसेस में पोस्ट आईडी डॉलर साइन के साथ पोस्ट आईडी मैंने पास कर दी। तो जो भी पोस्ट आईडी आएगी उस पे कॉल होना चाहिए। अब होना ये चाहिए कि जैसे ही पोस्ट आईडी चेंज हो, वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक डिपेंडेंसी अरे में डाल सकता हूँ। अब होगा क्या, पोस्ट आईडी आ रही है, देखो यहाँ पर यूज़र ने क्या करा, अपनी जो भी इनपुट था वो ऐड करा। तो यहाँ पे स्टेट अपडेट होगी, जैसी पोस्ट आईडी ऐड होगी, स्टेट अपडेट होगी, री-रेंडरिंग होगी, री-रेंडरिंग पे कंपोनेंट 1 फिर से रेंडर होगा और जैसे ही कंपोनेंट 1 रेंडर होगा, वो कंपोनेंट 1 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पोस्ट आईडी के साथ कंपोनेंट 1 के अंदर चली जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे ही कंपोनेंट 1 के अंदर पोस्ट आईडी जैसे ही चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि अब ये पोस्ट आईडी इस डिपेंडेंसी एरिया के अंदर है। इसका मतलब ये है कि पोस्ट आईडी जैसे ही चेंज होगी, ये इस यूज़र फैक्ट को फिर से कॉल करेगा, ठीक है? फिर से कॉल करेगा तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर एपीआई कॉल हो सकती होएगी अब, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा टू और शो कंपोनेंट करा, तो यहाँ पे देखो एपीआई कॉल कैसे हो रही है, टू हो गई, ठीक है? 1 मिनट, ये देखो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 जो भी पोस्ट डाल रहा हूँ ना, उसके हिसाब से ऑटोमैटिकली देखो यहाँ पर एपीआई कॉल की जा रही है। दिख रहा है यहाँ पे आपको /5 है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे ये यूआई पे नहीं दिखा रहा, वो जस्ट सिंपल शिट, वो तो आप कर ही सकते हो खुद से। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डाला, वैसे ही एपीआई कॉल हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक डिपेंडेंसी के अंदर डाल दिया था। तो जैसे ही पोस्ट आईडी चेंज होगी, ऑटोमैटिकली यहाँ पर एपीआई कॉल हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इफेक्ट, तो स्टेल डेटा और इन्फिनिट रीरन्स, तो यहाँ पर होगा ये कि जैसे ही मैंने इसको यूज़र आईडी के अंदर डाला है, तो यहाँ पर जैसे यूजर इफेक्ट डज नॉट रीरन यूआई शोज रॉन्ग डेटा। अब इससे दिक्कत ये है कि यहाँ पे रॉन्ग डेटा मिलेगा, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको डिपेंडेंसी में डालोगे, तो जैसे यूजर आईडी चेंज होगी वैसे ही आउटपुट चेंज हो जाएगा, मतलब एपीआई कॉल उस हिसाब से हो जाएगी। तो यूज इफेक्ट उस हिसाब से रन करेगा। इफेक्ट अपडेटिंग स्टेट, देखो तीसरी दिक्कत जो आप करते हो कि इफेक्ट से आप कोई स्टेट अपडेट कर रहे हो। अब जैसे अगर मैं कुछ इस तरीके से जाता हूँ और कोई स्टेट अपडेट करता हूँ इनसाइड अ यूज इफेक्ट, तो यहाँ पे होगा क्या कि इफेक्ट रन करेगा, स्टेट अपडेट होंगे, रेंडर हैपेंस होगा, इफेक्ट रन्स अगेन। क्यों? क्योंकि ये देखो जैसे ही इस यूज इफेक्ट के अंदर विदाउट डिपेंडेंसी अरे है, तो उसके अंदर होता क्या है, जैसे अगर स्टेट अपडेट होती है तो री-रेंडरिंग होती है और री-रेंडरिंग होने पे हमारा यूज इफेक्ट फिर से कॉल होगा, बिकॉज़ यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है? इसलिए। तो हमें अगर इस चीज़ से बचना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्लैंक एक काउंट को उसको एक डिपेंडेंसी अरे के अंदर डाल देंगे। तो होगा ये, तो जब तक काउंट चेंज नहीं होगा, तब यूज इफेक्ट चलना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे एक लॉजिक भी है कि इफ काउंट लेस देन 5, तो आपका सेट काउंट क्या होना चाहिए, प्रीवियस वन सेट होता है, मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीज करते रहो, बट एट अ लिमिटेड कंडीशन। तो यहाँ पे एक एग्जिट कंडीशन भी यहाँ पे हमने ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओके, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो आपका इफेक्ट आपके एप्लीकेशन को बार बार रन करेगा। देखो फोर्थ केस कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने क्या करा, कोई एक विंडो इवेंट उठाया, कोई डॉम इवेंट उठाया, कोई बॉम्ब इवेंट उठाया, जैसे कि कोई रीसाइज का। अब जैसे उस पे रीसाइज होता है तो आपका हैंडल रीसाइज चलेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लिसनर्स एडेड ऑन एवरी रेंडर, और यहाँ पर वो लिसनर्स रिमूव नहीं होते, और जैसे ही लिसनर ऐड होगा आफ्टर एवरी रेंडर, ऐप स्लोज डाउन ओवर टाइम। आपकी ऐप क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये चीज आपकी हर रेंडर रेंडर पे चलता रहेगा और बार बार उस चीज को ऐड करता रहेगा। तो बेटर क्या है, आप क्या कर सकते हो, मतलब ये रिटर्न डाल सकते हो, ठीक है? ये रिटर्न कॉल बैक फंक्शन क्या है, देखो जैसे कि अब यूजर फैक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं। जैसे कि आपका कंपोनेंट माउंट हुआ और कंपोनेंट डीमाउंट हुआ, जैसे कि मैं अब यहाँ पे शो कंपोनेंट ऑन कर रहा हूँ, जैसे इसमें क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से चले गया, ठीक है? अब जब ये वैल्यू, जब मतलब ये कंपोनेंट दिखा और जब ये कंपोनेंट चले गया, तो यहाँ पर दो चीजें हुई। जब कंपोनेंट आया तो इसने कुछ चीजों को इनिशियलाइज करा, ठीक है? बट जब ये कंपोनेंट चले जाएगा, तो अगर आप कुछ उन चीजों को डी इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो आप वहां पर एक रिटर्न फंक्शन डाल सकते हो।
तो उसको हम बोल सकते हैं जब आपका कंपोनेंट अनमाउंट हुआ। जैसे कि इसको आप बोल सकते हो कि ऐसा कुछ जैसे कोई आपने एपीआई कॉल करी, या फिर कोई आपने सर्वर कनेक्शन करा, कोई डेटाबेस कनेक्शन करा, या फिर कोई स्पेसिफिक कनेक्शन हुआ सर्वर के साथ। जैसे कोई आपने वेब सॉकेट ओपन करा और वेब सॉकेट जैसे ही यूज़र चैट ऐप बंद कर देगा तो वेब सॉकेट आपका क्लोज़ हो जाना चाहिए ना। तो वो आप जो कॉलिंग का मतलब क्लोजिंग का जो लॉजिक है, वो आप रिटर्न फंक्शन के अंदर डाल सकते हो। रिटर्न फंक्शन, ये देखो रिटर्न फंक्शन कब चलता है? कंसोल लॉग इफेक्ट रिमूव्ड, एक तरह से यहाँ पे जो भी आपका इनिशियलाइज हुआ है वो आप डी इनिशियलाइज कर सकते हो जब भी आपका कंपोनेंट स्क्रीन से हटता है। देखो शो कंपोनेंट वन करा, शो कंपोनेंट वन पे आपका कंपोनेंट दिखा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका जाएगा यूज फैक्ट के अंदर। ये कंपोनेंट यहाँ पे गलत जगह पे डाल दिया मैंने इसको, ये जाएगा यूज फैक्ट के अंदर। यूज फैक्ट के अंदर जो फंक्शन होता है उसके साथ में रिटर्न फंक्शन डाला जाता है। रिटर्न फंक्शन कब डलेगा? जब आपका यूज फैक्ट मतलब जब आपका कंपोनेंट स्क्रीन से हटेगा। स्क्रीन पर आया, स्क्रीन से हटा दिया, तब चलेगा ये। रिफ्रेश करते स्टार्टिंग से शो करेंगे, ठीक है। और जैसे इसको हटाएंगे, ये देखो इफेक्ट रिमूव्ड होगा। आई होप यू गॉटिंग द पॉइंट, ओके। तो बेसिकली अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ऐड लिस्ट किया जा रहा है रीसाइज। तो यहाँ पे जब जब स्क्रीन रीरेंडर होगी तब तब रीसाइज ऐड होगा, और जब जब स्क्रीन से हटेगा ये तब हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं उस इवेंट को जो हमने ऐड करा था यूजिंग यूज इफेक्ट, ताकि अननेसेसरी इवेंट स्क्रीन पर ना हो, ठीक है। और देखो हमारे पास यूज फैक्ट के अंदर अगर कोई फालतू की स्टेट्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, उसके बेसिस पे फुल नेम सेट हो रहा है। अगर आप कुछ ऐसा कोड करते हो तो आपके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रेंडर होंगे, अननेसेसरी इफेक्ट्स हैं, डिराइव्ड स्टेट डुप्लीकेशन होंगे, ओके। तो करेक्ट इज आप इसको सिंपल एक फुल नेम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम के साथ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास जाता है डीबाउंस्ड। अब आपको पता है कि इसका यूज फैक्टरिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप डीबाउंसिंग इसमें सेटअप कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक ब्रोकन एक एपीआई कॉल है जिसमें फेच कर रहे हैं हम द बेस्ड ऑफ क्वेरी। तो एपीआई कॉल ऑन एवरी की स्ट्रोक। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे क्वेरी ऐड होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो पोस्ट आईडी बनाई थी, ठीक है, मैंने शो करा। अब जैसे जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 मैंने जित इतनी बार लिखा उतनी बार ये एपीआई कॉल रही। अल्टीमेटली ये जो कोड है ये प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत ही गलत है। रीजन मीन क्योंकि ये हर की स्ट्रोक पे एक एपीआई कॉल कर रहा है, और अगर यूजर क्या गलती से कीबोर्ड दबना शुरू हो गया, फिर यूजर ऐड करे जा रहा है, तो आप कितना ज्यादा लोड जो है वो बैकएंड पे ऐड कर रहे हो। इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो? डिबाउंसिंग ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर आप सेट टाइम आउट लगा के एक टाइमर सेट करो कि आप इस एपीआई कॉल को हर 500 मतलब कि 0.5 सेकंड्स के बाद चलाओगे। इसका मतलब ये है कि एक टाइम आउट सेट हो गया, और उस टाइम आउट के अंदर हर 0.5 सेकंड के अंदर चलेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि 0.5 सेकंड के अंदर यूजर ने क्वेरी प्रॉपर ऐड कर दी हो। तो आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो फ्रीक्वेंसीज को, नॉट जस्ट एग्जीक्यूशन, आपको कंट्रोल भी करना चाहिए यूजिंग फंक्शंस इनसाइड यूज इफेक्ट। तो मे चेंज और रीरेंडर इफेक्ट स्टेबल। अब देखो होता क्या है, हमारे पास एक यूज इफेक्ट के अंदर एक यूज कॉल बैक भी किया जाता है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा कि कैसे ये प्रॉपर काम करता है, ये इसके अंदर समझ आएगा, ओके। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कैसे ये चीज़ें चलती हैं, ये कैसे कैसे काम करता है, कि कैसे हम एक यूजर फैक्ट को जब एक विदाउट डिपेंडेंसी एरे चलाते हैं कैसे आपकी एप्लीकेशन ब्रेकआउट हो सकते हैं। मैंने आपको सॉल्यूशंस दे दिए हैं कि ये दिक्कतें आप कर सकते हो, और इनके सॉल्यूशंस ये हैं। आपको आप जाना है कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी क्वेरी लगी, कोई भी आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है, वी विल जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, जस्ट गो टू कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई टू दैट, ओके। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और आपको जो नेक्स्ट वीडियो के आइडियाज़ हैं वो भी आप ड्रॉप कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।